हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्या हाल है आप सबके? क्या आप सब ठीक ठाक? गुड मॉर्निंग। अगर आप सब लाइव आ गए हैं तो यस सर लिख दीजिए, सो दैट मैं समझ पाऊं कि आप सबको क्लास लाइव मिल रही है। फिर हम आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप यस सर लिख दीजिए ताकि मैं समझ पाऊं कि आप क्लास में लाइव हैं इस समय। अजीत, ध्रुव सर, बाकी क्लास की टाइमिंग मैच नहीं हो रही, कोई इश्यू नहीं भाई, सिर्फ यस सर लिखना और कुछ नहीं। वेरी गुड। पवन, योगेश, सौरभ, एम, राजा, राम, देव, शिव, रोशन, अभिमन्यु, तरुण, श्याम, चंदन, सूरज, प्रवीण, गुड मॉर्निंग। सपना था आपसे क्लास आधे, थैंक यू यार। प्रकाश, राम रतन, शैलेंद्र, सूरज, योगेश, निरूपम, गुड़िया, अरे यस सर, धनंजय, प्रिंस पटना से, वंदना, यस सर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरियर ऐप पर। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम अब पढ़ाई की बातें करते हैं। आज देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया कि हम दो टाइमिंग पे क्लासेस रखेंगे। शाम को जो 6:30 से क्लास होगी 7:45 तक, ये आपकी प्योर अरिथमेटिक होगी और इसमें आज हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। और मॉर्निंग की जो अभी क्लास चल रही है ये आपकी 8 बजे से है और 9:15 तक है। इसमें हम एडवांस स्टार्ट करेंगे और एडवांस में हम ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप सबको पहले से भी है, नहीं है मैंने उनको बता दी। तो अब ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्पेलिंगों पे मत जाना मेरे बच्चे। देखिए, अगर मैं एडवांस की बात करूं तो एडवांस में क्या क्या टॉपिक है और इसकी कितनी पकड़। एक है जी नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा। एक आता है ट्रिग्नोमेट्री और उससे रिलेटेड चैप्टर, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस, मैक्स मिनिमा, रेडियन, सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये टॉपिक होता है। एक होता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में सारे होते हैं, लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, सब आता है। इसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों मेंसुरेशन और इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कुल मिला के इतने सारे टॉपिक हैं। इन सब में मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों। इसे आप बहुत नॉर्मल मेहनत से 100% तैयार कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आप जो टीचर पढ़ा रहा है बस उतना भी घर जाके पढ़ लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा और आप 100% सवाल करेक्शन की ओर जाएंगे। आप ये नहीं कह सकता कि यार इसमें कुछ नया रह गया या टीचर ने नहीं बताया, ऐसा कुछ। सेम यही हालत मेरे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में है कि 100% चीजें टीचर कवर करा देगा और आपकी रेंज में होगी, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। कहीं सिली मिस्टेक हो जाए, कोई कॉन्सेप्ट आप क्लिक ना कर पा रहे हो, बात अलग है, वरना आप 100% क्लिक करेंगे। मेंसुरेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बहुत बंधे हुए क्षेत्र हैं और यहां पे भी आप 100% कवर कर रहे होंगे। लेकिन एक चैप्टर आता है जियोग्राफी या ज्योमेट्री। ये वाला जो टॉपिक है ये अपने आप में कभी 100% हो ही नहीं सकता। और इत्तेफाक की बात देखिए, ये केवल 6 से 10th क्लास तक में ही रहता है, लेकिन फिर भी ये इतना वाइड है टॉपिक जिसको आप पकड़ नहीं सकते। इसमें अगर टीचर 1-1.25 घंटे की क्लास ले रहा है आपकी, तो आपको इस पे कम से कम 3 घंटे देने पड़ेंगे इस क्लास पे। बाकी पूरे अरिथमेटिक में अगर 1.25 घंटे की क्लास है तो आप 15 मिनट ध्यान दे देंगे तो अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, 100% हो जाएगा, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। लेकिन यहां जो है दिक्कत आएगी जो ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री वाला जो टॉपिक है आपको बहुत सिंसियरिटी से पढ़ना पड़ेगा। छोटी से छोटी बात को प्रॉपर अपने नोट्स बना के लिखना पड़ेगा। मैं तो आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा ही, लेकिन आपको अपने हाथ से नोट्स बनाने होंगे। जी बिल्कुल सोहेल जी, अपने हाथ से आपको छोटे छोटे नोट्स बनाने होंगे। जितनी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है सारी कलेक्ट करनी होगी
यानी अगर मैं आपको कहूं कि ज्योमेट्री में कितनी सारी इंफॉर्मेशन होगी, तो शायद मेरे पास शब्द नहीं है या बताने का मेरे पास सही तरीका नहीं है कि कितनी सारी इंफॉर्मेशन होंगी, कितने सारे रिजल्ट निकलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में एक लिमिटेड से ज्यादा ज्यादा 3 पेज भर लोगे, मतलब 1 पेज 2 पेज 3 पेज में सारी ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट आपके पास समा जाएंगे। लेकिन ये तो भाई इतना लंबा चौड़ा हिस्सा है ज्योमेट्री कि वहां आप इसमें लिमिटेशन नहीं डाल सकते, इतना वाइड है। आप सब कुछ पढ़ के जाएंगे फिर भी आप देखेंगे कि पेपर में नया क्वेश्चन आ गया। बेसिकली यहां नए क्वेश्चन तैयार करने का इतना स्कोप है एग्जामिनर के पास कि वो 500 साल तक भी ज्योमेट्री पूछता रहेगा, तब भी आपसे नया सवाल पूछ लेगा। बाकियों में कोई स्कोप नहीं है, जो आप पढ़ रहे हो उससे बाहर जाएगा ही नहीं। होगा ज्योमेट्री में भी ऐसा ही, लेकिन नई नई चीजें नई नई तरीके से पैदा होती रहेंगी इसमें। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि ज्योमेट्री जैसे चैप्टर पे मेरे प्यारे बच्चों किसी भी हालत में कोई भी छूट नहीं दी जानी चाहिए आपकी तरफ से। पूरी सिंसियरिटी से, पूरी मेहनत से आपको पढ़ना है। जो चीजें आपने पढ़ी हुई है, पहले से आती है, उसको भी ध्यान लगा के पढ़ना है, समझना है। ये नहीं सोचना अरे ये तो मैंने पहले पढ़ रखा, छोड़ो इसको ना। बहुत ध्यान से, प्रेम प्यार से पढ़िए। अब हम ज्योमेट्री स्टार्ट करें मेरे बच्चों। देखिए यार, ज्योमेट्री में सबसे पहले हम जो समझ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है लाइन एंड एंगल। हिंदी में से हम कहते हैं रेखा तथा कोण। हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम ये नहीं पढ़ेंगे कि रेखा क्या होती है, कोण क्या होता है, ये सब आपको पता है। अब हम इससे छोटी छोटी बातें शुरुआत करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन आपको बनाई, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट पे कोई एंगल बनेगा तो मेरे प्यारे बच्चों वो हमेशा ही 180 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 180 डिग्री। क्यों बनता है आप अच्छे से जानते हैं। ये जो पूरा कोण होता है किसी सर्कल का, किसी पॉइंट के चारों तरफ का, वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। और जब कोई लाइन इस तरह से बिल्कुल सीधी खींच दी जाए सेंटर से होती है तो इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट देती है। इसलिए ये एंगल बनता है क्या? 180 डिग्री। और इस एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल। आप नाम पे ना जाइए, बस पहचान पे जाइए। यानी सीधी रेखा पे बना हुआ कोण हमेशा ही 180 डिग्री का होता है। आए ना मेरे बच्चे। अब एक और बात, एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं पैरेलल लाइन। देखिए छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, बस आप समझते जाइए। हिंदी में इसे हम कहते हैं समानांतर रेखा। समानांतर रेखा क्या कहते हैं जी? समानांतर रेखा, पैरेलल लाइन। इसे हम कहते हैं पैरेलल। मेरे प्यारे बच्चों, कैसी ये लाइन? एक लाइन हमने इसी तरह इसी की कॉपी करके खींच दी, तो आप देखेंगे कि ये दोनों ही लाइनें ऐसी हैं कि इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये यहां पे अगर डी मीटर है तो यहां पे नापोगे तो भी डी ही मीटर आएगी, यहां पे नापोगे तो भी डी ही मीटर आएगी, और यहां पे नापोगे तो भी डी ही मीटर आएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि पैरेलल लाइनें सर वो लाइनें होती हैं जिनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा ही इक्वल होती है। जब भी मैं या कोई ये सब इस्तेमाल करता है कि इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है, तो उसका मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होती है। क्या इक्वल होती है मेरे बच्चे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होती है। मेरी बात आप समझ पाए? हाँ है ना?
तो मेरे प्यारे बच्चों पैरेलल लाइन आपको पता चला, ऐसी लाइनें, ऐसी दो लाइनें जो जिनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह बराबर रहती, पैरेलल लाइनें कहलाती। अब एक बात और, मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए मैं कोई लाइन ले रहा हूं यहां पे और एक लाइन में ऐसे खींच दे रहा हूं, इस तरह से खींच दे रहा हूं, तो ये दोनों तो मेरे प्यारे बच्चे पैरेलल लाइन बोली जाएंगी, L1 और L2 मेरी पैरेलल लाइनें बोली जाएंगी, L1, और ये पैरेलल का साइन है, ये जो है पैरेलल लाइन का साइन है ना। और ये जो है मेरे बच्चे, इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, हिंदी में इसे हम कहते हैं शायद त्रिज्या के छेदक रेखा। तिर्यक रेखा यानी ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइन को काट रही हो, उसे हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों ट्रांसवर्सल लाइन। मेरी बात आप सब समझ पाए? पक्का? बहुत बढ़िया। ये दो ही बेसिक चीजें हैं, पैरेलल लाइन और एक स्ट्रेट एंगल, इन्हीं से सारी चीजें बनी है। अब इन्हीं पे वापसी आते हैं और छोटी छोटी बातों पे विचार करते हैं, जैसे ही वाला। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए मैं अब आपको ये कहूं कि भैया, और देखिए घबराना नहीं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी तैयार करा रहा हूं। आप अपने आप को ये बहाना नहीं दे पाएंगे जीवन में कि यार हमें ज्योमेट्री समझ नहीं आती थी इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, या पढ़ाने वाले ने थोड़ी मस्ती काट दी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, 100% सिंसियरिटी से टॉपिक में करा रहा हूं। ये कोई लाइन है, आप जानते हैं अगर ये लाइन है तो ये इस पे जो किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनाओगे वो कितने डिग्री का होगा? आप कहेंगे सर 180 डिग्री का। एक लाइन सर मैंने ये खींच दी। अब मेरी बात एक नोट करिए, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर मान लीजिए ये वाला एंगल 100 डिग्री, ये वाला एंगल 100 डिग्री, तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये वाला एंगल क्या होगा। आप कहें सर कैसे जानते हैं? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल का सम 180 होता है, तो सर ये 100 हुआ तो ये 80 डिग्री हुआ, है ना? पक्का? अब अगर हम इस वाली लाइन की बात करें, जो ग्रीन वाली लाइन है, तो ग्रीन वाली लाइन एक स्ट्रेट लाइन है मेरे प्यारे बच्चों। ग्रीन वाली लाइन क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। और अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री होगा, है ना? लेकिन ये वाला एंगल है 80, तो ये वाला कितना बचा? 100 डिग्री, है ना? मेरी बात समझ पाए? अब ये व्हाइट वाली स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो बेटा ये 100 है, तो ये कितना आएगा? तो आप कहेंगे 80 डिग्री। तो यहां से आपने एक चीज देखी क्या, कि जब भी दो स्ट्रेट लाइनें एक दूसरे को आपस में इस तरह से काट रही होती हैं, दो स्ट्रेट लाइनें आपस में इस तरह से काट रही होती हैं, तो जहां ये इनकी नोकें मिली होती हैं आपस में, तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। यानी अगर ये वाला एंगल x डिग्री है तो ये वाला एंगल भी x डिग्री ही होगा। ये वाला एंगल अगर y डिग्री है तो सर ये वाला एंगल भी y डिग्री ही होगा, है ना? और इसे हम कहते हैं क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाम पे मत जाइए बिल्कुल भी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। देखिए लेवल बिल्कुल भी ये नहीं है ज्योमेट्री का किसी भी हालत में, लेकिन इसे हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। आप इस बात को तो समझेंगे कि सर हमें जो शुरुआत करना है वो तो कहीं ना कहीं से करनी ही पड़ेगी ना। यानी हमें तो शुरुआत एक बार तो जीरो से लेनी ही पड़ेगी, ताकि हर बच्चा हमारी बात समझ पाए और हम अपनी बात हर एक बच्चे को समझा पाए। शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, सम्मुख कोण भी कहते होंगे शारदा बेटा। क्लियर है यहां तक कि मेरी बात समझ पाए? अब आगे बढ़ते हैं पैरेलल लाइन पे। अब मेरे प्यारे बच्चों पैरेलल लाइन पे ही आगे आते हैं। ये दोनों ही लाइनें आपस में पैरेलल हो गई, ये दोनों ही लाइनें मेरे बेटे आपस में पैरेलल हो गई। अगर मैं यहां इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचूं तो जितनी यहां आएगी उतनी ही यहां आएगी, उतनी ही आगे आएगी। यानी मैं ये कह रहा हूं हर पॉइंट पे इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होती है। ये मैं एग्जैक्टली कहना चाह रहा हूं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब यहां पे भी ये लाइन परपेंडिकुलर बनाए और यहां पे भी ये लाइन परपेंडिकुलर बनाए।
मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत सुंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे एक चीज और देख रहे होंगे कि यार दो पैरेलल लाइन को जब ये लाइन काट रही है तो इन दोनों ही एंगल का जो सम है, इन दोनों ही लाइन एंगल का जो सम है वो कितना बना? 180 डिग्री बना। क्यों? क्योंकि ये भी 90 हुआ, ये भी 90 हुआ। आप कहें सर ये 90 है लेकिन ये थोड़ा सा घूम जाएगा, तो तब भी क्या इतना बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा मेरे बच्चे इतना। कारण क्या है आप समझने की कोशिश करिए। क्या मेरी कोशिश रहेगी आपको छोटी से छोटी बात शुरुआत में एक बार जरूर आपको सबको साथ लेके चला जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम आप ये बात ना कह पाए। अगर मेरे बच्चे मैं इसको ऐसे कर दूं लाइन को, इस तरह से, तो क्या अब भी इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा? तो क्या अब भी इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा? कोई बताएगा? बिल्कुल 180 डिग्री होगा। अभी भी इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। यानी ये एंगल ए डिग्री है और ये एंगल बी डिग्री है, तो ए डिग्री प्लस बी डिग्री की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री होगी। और इसको कहते हैं कि पैरेलल लाइन के एक ही तरफ ना सॉरी ट्रांसफर दो पैरेलल लाइन के बीच ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई बताएगा क्यों होता है 180 डिग्री? कोई बताएगा क्यों होता है मेरे बच्चे? कोई नहीं बताएगा तो हम बताएंगे। आओ आप ऐसे करिए, इस एंगल को कुछ मान लीजिए। मान लेते हैं सर ये वाला एंगल 70 डिग्री। मान लेते हैं सर ये वाला एंगल 70 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 70 डिग्री है तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देता हूं इस पे। इसमें तो आपत्ति नहीं आपको? नहीं। सर ये वाला एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। बिल्कुल परपेंडिकुलर खींचिए। ये वाला एंगल भी कितना हुआ? 90। ये 70 है तो सर ये कितना हुआ? 20 डिग्री आए ना, ये 20 डिग्री। अब मेरे बच्चों ये 90 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, तो ये वाला एंगल निकाल देंगे। आप जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्यों होता है अभी उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो ये 20, ये 90, तो ये वाला एंगल आया 70 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम 180 होता है, तो ये 70 हुआ तो ये कितना हुआ? 110 डिग्री। अब आप देख रहे हैं 110 और 70 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। 110 और 70 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, है ना। यही एग्जैक्टली मैं आपको समझाना चाह रहा था। क्या कि इधर जो दोनों एंगल बनते हैं इनका सम हर हाल में 180 डिग्री आता है। इन दोनों एंगल का सम हर हाल में 180 डिग्री आता है। ये 20 क्यों हुआ बेटा? अभी तो बताया कि अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं और अगर हम यहाँ पे इसके पैरेलल परपेंडिकुलर खींच रहे तो दोनों लाइनें पैरेलल ही तो है। ये अगर ये दो लाइनें बिल्कुल सीधी और मैं यहां से कोई लाइन इस पे 90 डिग्री पे खींच रहा हूं सीधी, 90 का मतलब होता है बिल्कुल सीधा होना, है ना। तो 90 बना रहा है तो ये लाइन सीधी लेके जाएंगे तो यहाँ पे भी 90 ही तो बनेगा, क्योंकि सीधी ही तो लाइन आ रही क्रॉस होते हुए नीचे। अरे हाँ, है ना। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो मेरे प्यारे बच्चों अब आगे आते हैं। यानी इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद है आपको समझ आई होगी ये बात। तो यहां से हम एक पहला पॉइंट नोट कर रहे हैं कि सर, और भाई देखो एक बात जीवन में ध्यान रखना, सिलेक्शन जो है ना वो हमेशा स्टूडेंट का ही होता है। हीरो का कभी सिलेक्शन नहीं होता, अंग्रेजों का कभी सिलेक्शन नहीं होना। और स्टूडेंट वो जो हर चीज को समझने का प्रयास करे, ना कि हवा में फेंके। तो a प्लस बी डिग्री का जो वैल्यू है, वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 180 डिग्री, है ना। ऐसे ही मेरे बच्चों अगर ये वाला एंगल c होगा और ये वाला एंगल d होगा तो इन दोनों एंगल का सम भी c प्लस डी भी कितना होगा मेरे बच्चे? 180 डिग्री। यानी दो पैरेलल लाइन के एक ही तरफ के एंगल का जो सम होता है वो हमेशा ही क्या होता है? 180 डिग्री। एक बात और, एक चीज जो मैं आपको बता रहा था अभी कि मान लीजिए दो पैरेलल लाइनें हैं मेरे बेटे, और ये दो पैरेलल लाइन में मैं कोई ट्रांसवर्सल लाइन खींच रहा था। लेट से ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन खींची हमने मेरे बेटे, ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन खींची और अब मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर खींच दूं। यहां हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, यानी यहां पे भी 90 बनाती है और यहां पे भी 90 बनाती है। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया कि मान लीजिए ये एंगल कितने का भी 60 डिग्री का मान लीजिए। अगर ये 60 का है तो ये 90 है, ये 90 होना है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हैं, बोल के ही कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हैं। तो ये कितने का हुआ? आप कहेंगे सर ये 30 का हो गया।
कितना होगा मेरे बेटे 30 डिग्री का हो गया। अब एक बात बताओ बेटे, ये 90 का है, ये 30 का है, तो ये निकाल दोगे? बिल्कुल निकल जाएगा। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितने का हुआ? 60 डिग्री का। ये वाला एंगल क्या हुआ? 60 डिग्री का। तो आप यहां से एक चीज और भी समझे क्या कि सर यहां से ज्ञान और मिल गया कि ये वाले एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, है ना। ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं और इनको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। नाम पे नहीं जाना क्योंकि नाम आपको याद भी नहीं करने, बस मैं लिखवा रहा हूं एकांतर अंतःखंड के कोण, इसलिए ताकि जिन्होंने पढ़ा हुआ उनको याद आ जाए। एकांतर अंतःखंड के कोण, एकांतर अंतःखंड के कोण, ये दोनों ही एंगल मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर होंगे। दोनों ही एंगल आपस में बराबर होंगे, नहीं बोलते हैं एकांतर अंतःखंड के कोण। मेरी बात समझ पाए या नहीं? देखिए जी, ये एंगल 60 है तो आप जानते हैं ये वाला एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 60 है तो ये कितना होगा? 120 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर हो गए, है ना। ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर। तो मैं आपको अल्टीमेटली यहां पे ये कहना चाह रहा हूं मेरे बच्चे कि ये एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी x होगा, और ये वाला एंगल अगर y है तो ये वाला एंगल भी y होगा। और इसी को हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो ये इंटीरियर अल्टरनेट यानी एक दूसरे को छोड़ के, यानी इससे ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इसे हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। मेरी बात समझ पाए? अब थोड़ा सा और आगे आते हैं मेरे बच्चों, यहीं पे आते हैं। एक बात बताओ, क्या ये बताओ, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? आप कहेंगे सर ये 60 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि सर ये और ये दो कोने मिल गए ना आपस में, नोके। जब नोके मिल जाती है तो इन्हें बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये 60 होगा, पक्की बात है। अगर सर ये 60 है तो आपने देखा ये वाला एंगल भी इक्वल आ गया, 60 डिग्री ही, दोनों बराबर आ गए। तो इसका मतलब यहां से एक और नियम भी निकल गया, क्या कि अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो इन्हें कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से काट रही है, तो ये वाला जो एंगल है मेरे बच्चे, अगर ये वाला एंगल ए है तो ये वाला एंगल भी ए ही होगा, और इनको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, हिंदी में से हम कहते हैं संगत कोण। हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों हम इसे कहते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं जी? करस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही मेरे बेटे अगर ये एंगल बी है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये ए है तो ये भी ए ही होना, ये ए है तो ये भी ए होना, वर्टिकल अपोजिट। ये बी है तो ये भी बी होगा, ये बी है तो ये भी, यानी जैसा ये दिख रहा था वैसा ये दिख रहा है, जैसा ये दिख रहा है वैसा ये दिख रहा है। तो इन्हें हम सबको कहते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? संगत कोण। पक्का? एक बात और, एक चीज और आप महसूस करने होंगे, क्या कि मेरे बच्चों ये 120 है तो ये वाला एंगल भी क्या होना है? 120 डिग्री, है ना। ये 120 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? 120 डिग्री। अब आप यहाँ एक चीज और भी महसूस करेंगे, नहीं करेंगे तो करवाएंगे आपको महसूस। देखिए ध्यान से, ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर हो गए। ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर है, यानी जितना ये एंगल था उतना ही, जितना ये वाला एंगल था उतना ही मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एंगल है ना। ऐसे ही अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी x ही होगा, और इसको हम कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एकांतर बाह्य खंड के कोण। बाह्य खंड के कोण, एकांतर बाह्य खंड के कोण। मेरी बात समझ पाए? बेहद आसान चीजें हैं, आपको कुछ नहीं करना, कॉपी लेनी है,
क्लास के बाद और कॉपी पे इस तरह से पैरेलल लाइनिंग खींचनी है और फिर बना बना के देखना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब तक आप कॉपी पेन लेके इसको एक बार इधर उधर क्रॉस नहीं मारोगे, बात पल्ले पड़ेगी ही नहीं मेरे बच्चों। साथ साथ में नोट बिल्कुल भी मत करिए विमल, साथ साथ में सिर्फ समझते जाइए। क्लास के आखिरी में इस क्लास को दोबारा देखना होगा आपको, और फिर आपको साफ सुथरे नोट्स बनाने होंगे, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। चलिए, क्लास का टाइम क्या है सत्या बेटा? जब दोबारा से क्लास को देखोगे रिकॉर्डेड वर्जन, तो उसमें मैंने मतलब स्टार्टिंग में बता रखा, वहां समझोगे। तो मैंने आपको 4-5 चीजें बताई। मैंने एक आपको बता दिया मेरे बच्चे, स्ट्रेट लाइन एंगल बता दिया कि 180 डिग्री होता है। फिर आपको ये बता दिया पैरेलल लाइन में अगर ये है तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। ये पैरेलल लाइनें हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, इन्हें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। फिर ये भी बता दिया मेरे बेटे, इस तरह से करोगे तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, इसे हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। फिर ये बताया कि दो स्ट्रेट लाइनें आपस में मिल रही है और जहां नोके मिल रही हैं ये आपस में इक्वल होते हैं, इसे हम वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। कोई बुराई नहीं है रोहित भाई, बिल्कुल आशीर्वाद है आप सबको। तो आप करिए क्या, आप बढ़िया से सवाल को, इन चीजों को घर पे आप करिएगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ आई होंगी। देखिए, इन चीजों का कोई दौर नहीं है कि आपको एंगल बताऊं क्या होता है, रेखा बताऊं क्या होता है, इनकी जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने इनकी डेफिनेशन आपको लिख के दे दी है यहाँ पे बोर्ड पे। आपको इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। कोई सेंस नहीं इनका पढ़ने का, लेकिन फिर भी एक सेकंड के लिए समझा रहा हूं कि लाइन क्या होती है। A line is made up of an infinite number of points and it has only length. A line has no end point on either side. कह रहा है कि एक लाइन जो होती है वो अनेक बिंदुओं से, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, और इसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है जी। और लाइन जो होती है इसका किसी भी तरफ पे कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ये जो एरो डाला जाता है इसका मतलब ये है कि इधर इंफिनिटी की तरफ जाएगी प्लस में, और इधर माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगी। हाँ है ना, लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते। दूसरी, लाइन सेगमेंट क्या होता है? देखिए, सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। जैसे कहते हैं ना कि आप अपने घर के एक सेगमेंट को किराए पे दे दीजिए, मतलब एक टुकड़े को किराए पे दे दीजिए। लाइन सेगमेंट मतलब लाइन है अगर ये कोई, तो लाइन में कोई एक टुकड़ा निकाल लो। जैसे एक टुकड़ा हमने यहां से लेके यहां तक का निकाल दिया, ये पी है, ये क्यू, तो इसे मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं क्या? लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं, है ना। फिर है एक किरण। किरण यानी रे आप जानते हैं सन से निकलती है और दूसरी तरफ जा रही होती है, यानी इसका सोर्स पॉइंट तो है कि कहां से स्टार्ट हुई है, लेकिन एंड पॉइंट नहीं है कहां जाके रुकेगी, इनफाइनाइट रहेगी। मेरी बात समझ पाए? तो रे में एक एंड पॉइंट होता है, लाइन सेगमेंट में दोनों एंड पॉइंट होते हैं, और लाइन के अंदर कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो अगर आपको लाइन लिखना हो कि भाई ए बी एक लाइन है, तो आप फिर इस तरह से लिखिएगा, ऐसे ए बी के ऊपर ये दो एरो डाल देंगे, मतलब ये वाले निशान, तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि आप एक लाइन सेगमेंट की बात, ना लाइन की बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम पी क्यू एक लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको पी क्यू ऐसे लिखना होगा, और इसके बाद यहां डॉट डालना होगा बढ़िया सा, और यहां डॉट डालना होगा। इससे समझ में आएगा कि हम पी क्यू लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। यहां से पता चलेगा कि ए बी एक लाइन है, ठीक है, जिसके एंड पॉइंट नहीं। फिर आते हैं रे पे। जैसे क्यू आर एक रे है, तो क्यू आर को डिफाइन करेंगे, तो फिर यहां एक डॉट सा डाल देंगे और यहां एरो डाल देंगे, तो ये क्यू आर रे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना। फालतू की चीज है, अब आ गए ये चीज अच्छी है। संरेख बिंदु क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? इसको समझ लीजिए, इस पे सवाल आना है। एक बार पढ़िए। देखिए यार, कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं, या 3 या 3 से अधिक। बहुत बार ये सवाल पूछा गया, 3 या 3 से अधिक या 2 या 2 से अधिक। तो ध्यान रखिए, 3 या 3 से अधिक, 3 or more than 3 points are said to be collinear if there is a line which contain them all. अगर किसी लाइन पे 3 या 3 से ज्यादा बिंदु एक ही लाइन पे आ रहे हैं, तो हम उनको कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही रास्ते पे आना, तो तीनों एक ही रास्ते पे आ रहे हैं, तो इसे हम कोलिनियर कहते हैं।
ध्यान रखना, पेपर में एक बार इससे सवाल पूछा गया, लेकिन बहुत पहले की बात है, 2011 में पूछा गया था कि 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, इस तरह से सवाल बनाया था। तो ध्यान रखिए, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ दे आर ऑन ए सेम स्ट्रेट लाइन। संपाती रेखाएं क्या होती? कंकरेंट लाइनें। बड़े सारे सवाल पूछने हैं इस पे भी। कंकरेंट लाइनें वो होती हैं जिनका करंट एक ही जगह से पास होके जाए, हिंदी में से बोलते हैं संपाती रेखाएं, यानी जिनका पथ एक जैसा हो। जैसे ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये तीनों ही लाइनें इसी रास्ते से होके गई है यहां से। तो जब बहुत सारी लाइनों का रास्ता एक हो, एक ही जगह से होके गुजरती हो, तो उसे हम कहते हैं कंकरेंट लाइनें, संपाती रेखाएं। जैसे यहां आप देख रहे हैं बहुत सारी लाइनें और इसी पॉइंट से होके जा रही है, तो कंकरेंट लाइनें कहलाती हैं। क्लियर है मेरे बच्चे? जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो इस पर दबा के सवाल पूछे जाएंगे। टाइप ऑफ एंगल बता रखा है जी, कोणों के प्रकार क्या होते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नाम है मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई एंगल ऐसा है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से छोटी है ना, 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो उसे हम मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अगर कोई एंगल 90 डिग्री बना रहा है तो उसे हम राइट एंगल कह देते हैं। अगर 90 से बड़ा कोई एंगल बन जा रहा है जैसे यहां पे, तो हम कहेंगे यार 90 से बड़ा बन रहा है और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, यानी स्ट्रेट लाइन एंगल से छोटा होना चाहिए और 90 से बड़ा होना चाहिए। ऐसी कंडीशन को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। ये है मेरे बच्चे स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल। रिजु कोण, सीधा कोण, ये जो एंगल होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का भी लिखवा चुका हूं। यह जी प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट का क्या होगा? जैसे ये वाला एंगल क्या कहलाएगा मेरे बच्चों? एक्यूट एंगल, क्योंकि 90 से छोटा है। लेकिन इसके बाहर का ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों इसका रिफ्लेक्सिव एंगल। क्या कहलाता है मेरे बच्चे? रिफ्लेक्सिव एंगल। और ये एंगल जो होगा ना, वो हमेशा ही 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो एंगल था ना, ये पूरा जो एंगल था, ये 360 डिग्री था। अब 360 में ये वाला एंगल कुछ ना कुछ तो होगा भाई, 0 डिग्री से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि 0 डिग्री होता तो ये लाइन के ऊपर लाइन आ जाती, दूसरी लाइन भी इसी पे होती, तभी 0 डिग्री बनता। यानी अगर ये 0 से कुछ भी बड़ा है तो 360 में से कुछ भी घटाएंगे तो यानी जो वैल्यू आएगी वो ये वाला कोण आएगी, ये वाला, और ये 360 से छोटा ही होगा, क्योंकि कुछ तो आपने घटाया ही। माफ करिए बेटा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका कहलाएगा क्या? रिफ्लेक्सिव एंगल। क्या कहलाएगा जी? आपका रिफ्लेक्सिव एंगल। ये आपका कहलाएगा मेरे बेटे रिफ्लेक्सिव एंगल, प्रतिवर्ती कोण। अब आते हैं मेरे बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बहुत अच्छी चीज है, एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी पूछे जाते हैं। कहता है पूरक कोण क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। जैसे ये दोनों एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इन दोनों ही एंगल का जो सम है मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना है? 90 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसका मतलब एक्स और वाई का जो सम होगा वो कितना होगा मेरे बच्चे? 90 डिग्री। ऐसी बात हो रही है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? यार ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो मेरे बच्चे? 180 डिग्री। आप कहें कि सर ये स्ट्रेट लाइन एंगल ही तो हो गया। नहीं, स्ट्रेट लाइन एंगल का तो मतलब हुआ एक ही एंगल, ये वाला है ना, ये पूरा एंगल स्ट्रेट लाइन एंगल कहलाता है। हाँ है ना, ये पूरा कोण 180 डिग्री का होगा। लेकिन अगर मैं इस कोण को दो हिस्सों में बांट दूं, एक ये और एक ये, तो ये दोनों एंगल का नाम सप्लीमेंट्री बोला जाएगा कि भाई दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री। एक बच्चा कह रहा है संपाती रेखाएं नहीं समझ पाए। बेटे संपाती रेखाओं का मतलब हुआ, जैसे मान लो एक लाइन यहां से निकाल दी, दूसरी लाइन यहां से निकाल दी, तीसरी लाइन यहां से निकाल दी, चौथी लाइन यहां से निकल गई, तो क्या इनका रास्ता आपस में सेम हो पाया? किसी एक पॉइंट पे सारी लाइनें मिल रही? नहीं। तो जब कि सारी लाइनें किसी एक ही पॉइंट से होकर गुजर रही हो, सारी लाइनें एक पॉइंट से होकर गुजर रही हो, संपाती रेखा है, इसमें है ही क्या बात? क्लियर है भैया? ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। अब आते हैं जी लीनियर पेयर क्या होते हैं, जो मैं आपको यहां डिफरेंस बताना चाह रहा था।
कि भाई सप्लीमेंट्री एंगल और हाँ भैया हाँ मैं कह रहा था कि सप्लीमेंट्री एंगल और इसमें संपूरक कोण जो बताया, ये तो बता दिया ना मैंने संपूरक कोण, और था लीनियर पेयर ऑफ एंगल का में क्या डिफरेंस है। देखिए यार, लीनियर पेयर का मतलब होता है कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है, आए ना, तो ये दोनों एंगल का जो सम हुआ ये कितना हुआ 180 डिग्री हुआ। ठीक है जी। सप्लीमेंट्री हुआ कोई भी दो एंगल हुए उनका सम 180 डिग्री होना, है ना। मतलब एक एंगल यहां बन रहा, जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करो, एक एंगल यहां बन रहा है, दूसरा एंगल यहां बन रहा है, कोई ऐसा कुछ बना दे रहे हैं इधर। ठीक है जी, उस पर मजा ये प्रसन्न होगी। आइए आगे। एक होता है एडजेसेंट एंगल। क्या होता है एडजेसेंट एंगल? का मतलब होता है आसन कोण। मतलब अगर दो एंगल ऐसे हैं, दो एंगल ऐसे हैं जिनमें एक साइड कॉमन हो, एक साइड तो होनी चाहिए कॉमन, कॉमन आर्म जिसे हम कहते हैं, दूसरा कॉमन वर्टेक्स भी होने चाहिए दोनों एंगल के, तो उसे मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल, उसे हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे मेरे प्यारे बच्चों एक एंगल मैंने ये बना दिया, है ना, अब इसी पे एक एंगल मैंने ये बना दिया, तो आप देखेंगे यहां दो एंगल बने, एक एंगल तो ये बना अल्फा समझो, एक एंगल ये बना थीटा। ये दोनों ही एडजेसेंट एंगल है, क्यों? क्योंकि एक तो ये आर्म दोनों में कॉमन है ना, और एक ये वर्टेक्स दोनों का कॉमन है, दोनों का वर्टेक्स कॉमन है। अगर मैं आपको कहूं कि यार ये बताओ बेटा एडजेसेंट एंगल है या नहीं है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है या नहीं है, ये अल्फा या थीटा, ये अल्फा है या नहीं है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनका वर्टेक्स तो कॉमन है लेकिन कोई आर्म कॉमन नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उनके लिए जरूरी है कि उनकी एक आर्म कॉमन होनी चाहिए और इनका एक वर्टेक्स भी कॉमन होना चाहिए, तभी वो हमारे एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन दी है कि भाई उनमें एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, जो मैंने समझाया, उनमें एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। ठीक है, उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हों। कहता है जी जो साइडें, जैसे मान लीजिए एक एंगल ये बनाया हमने थीटा, ठीक है, अब एक एंगल हमने बना दिया ये वाला अल्फा। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या थीटा और अल्फा यहां दोनों एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे या नहीं? क्या थीटा और अल्फा एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे या नहीं? मेरे बच्चों दोनों आसन कोण कहलाएंगे या नहीं? अनुप्रिया लीनियर क्या होगा बता देता हूं अभी। हाँ या ना? नहीं। मेरे बच्चे एडजेसेंट एंगल के लिए एक और डेफिनेशन बड़ी जरूरी है, और वो ये कि जो कॉमन साइड है, जैसे कॉमन साइड है ना ये वाली, ये कॉमन साइड आपकी, ये कॉमन साइड है ये वाली, मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो कॉमन साइड है, बाकी जो दो साइड है, एक इस तरफ होगी तो दूसरी दूसरी तरफ होनी चाहिए, यानी दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी वो एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। यानी जो कॉमन साइड है उससे दोनों डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होंगी, तभी मेरे प्यारे बच्चों उसे एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जैसे यहां आप देखें तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो एंगल है ना, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड है कॉमन, क्योंकि दोनों में आ रही है, ये दोनों में कॉमन आ रही है, आए ना, ये दोनों में कॉमन आ रही है। लेकिन इसमें समस्या ये है कि ये वाली साइड भी इधर है और ये वाली साइड भी इधर है, दोनों साइड एक ही डायरेक्शन में है। इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों हम इसे एडजेसेंट एंगल नहीं कह सकते। तो अब शायद आप समझ पाए हो मेरी बात को। तो एडजेसेंट एंगल के लिए डेफिनेशन ये होगी कि भैया द नॉन कॉमन आर्म आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, यानी जो कॉमन आर्म है उससे आइदर साइड पे होनी चाहिए, एक इधर होगी तो दूसरी इधर होगी, ये एडजेसेंट एंगल। चलिए जी, अब आपके सवाल स्टार्ट होते हैं।
पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार कोशिश करिए। देखिए इनका एग्जाम में कोई रेफरेंस नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूं बहुत आसान चीज है, लेकिन हमें पढ़ना तो जीरो से ही होगा, तो इसलिए एक बार ये चीजें पढ़नी चाहिए। करिए स्टार्ट। भाई कमेंट को डिलीट करता रहा करना जल्दी जल्दी से, क्योंकि वो काम जरूरी है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज ये अभी नहीं, चर्चा पे चलते हैं। देखिए एक बच्चे ने पूछा कि सर लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल में डिफरेंस क्या, बताता हूं। जैसे मैं आपको कहूं ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पे ये दो एंगल बने हुए हैं, एक्स डिग्री और वाई डिग्री, एक्स डिग्री और मेरे प्यारे बच्चों वाई डिग्री, दो एंगल बने हुए हैं एक्स डिग्री और वाई डिग्री। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है मेरे शेरों, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाली अगर स्ट्रेट लाइन है, और अगर इस स्ट्रेट लाइन पे इन दोनों एंगल का सम, इसका और इसका, अगर दो एंगल दे रखे हैं तो सीधी सी बात है इन दोनों ही एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा जी, 180 डिग्री। तो x प्लस वाई, अरे x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। आप इसे कॉम्प्लीमेंट्री, ना सॉरी आप करिएगा, सप्लीमेंट्री एंगल भी कह सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम में, देखिए सप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं वो मैंने पीछे डेफिनेशन में दिखाया भी, संपूरक कोण कहते हैं इसे, है ना। लेकिन आप विश्वास करिए मेरा खुद का हिंदी मीडियम है, मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया क्योंकि शायद मैंने कहीं ना कहीं चीजों को धीरे धीरे इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया। मेरा खुद का हिंदी मीडियम है, मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूं, सरकारी कॉलेज में ही पढ़ा हूं। हम अति सामान्य परिवार से, जो बिल्कुल सामान्य परिवार से, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये लिख लीजिए आप अपने हाथ पे कि अगर आप केवल हिंदी में पढ़ते रहेंगे तो 3 से 4 सवाल ऐसे होंगे एग्जाम में जो आप सिर्फ हिंदी की वजह से गलत करके आ रहे हो, क्योंकि पेपर पहले इंग्लिश में बनता है फिर उसका ट्रांसलेशन होकर हिंदी में बनता है, और आप अच्छे से जानते हैं कितने खतरनाक ट्रांसलेटर होते हैं, हिंदी में क्या 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 लिख देते हैं और समझ आता नहीं है चीजें और वहां गलत हो जाता है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें कि धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करें, एटलीस्ट और कहीं नहीं तो मैथ में पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, है ना। 100% आपको फायदा होगा। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हिंदी में समझ नहीं आ रहे हो, मुझे नहीं समझ आते, बहुत बार तो इंग्लिश में पढ़ते तुरंत समझ में आ जाते हैं, कोई बुराई नहीं, पढ़ना चाहिए। आई सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, इसी को आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी कह सकते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी कह सकते हैं मेरे बेटे। है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी कह सकते हैं, हिंदी में संपूरक कोण कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल को, और लीनियर पेयर को रैखिक युग्मीय कोण भी कहते हैं। यहां से आप हिंदी देख लीजिए। लेकिन अब मैं एक दूसरा सवाल आपसे लेता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, ये कोण है जी 80 डिग्री का, ये कोण है 100 डिग्री का, तो इसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोले या लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोले। लीनियर का मतलब होता है रेखीय, रेखीय मतलब एक रेखा पे, रेखा मतलब लाइन पे, लीनियर को आप कह सकते हैं लाइन पे बने हुए एंगल, हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों जी बिल्कुल गूगल ट्रांसलेटर यूज करते हैं एग्जाम में वो लोग, हाँ।
तो ये दोनों एंगल का सम जो आया वो सप्लीमेंट्री कहलाएगा या लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएगा। तो आप कहेंगे सर इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है, इसे आप कुछ और नहीं केवल और केवल सप्लीमेंट्री एंगल ही कह सकते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल भी कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल ही कह सकते हैं। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए मेरे शेरों क्योंकि जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये डेफिनेशन है कि दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन लीनियर पेयर का मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल बन रहे हो तभी उनका जोड़ 180 डिग्री लिया जाएगा, है ना। तो ये लीनियर पेयर नहीं कहलाएगा, लीनियर पेयर ये नहीं कहलाएगा, ये सप्लीमेंट्री कहलाएगा। जो लीनियर पेयर है उसको आप सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं, है ना। हर एक सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर भी कहलाएंगे और हर एक लीनियर पेयर एंगल सप्लीमेंट्री कहलाएगा। ठीक है, जब घर पे जाकर ध्यान से चीजों को सोचोगे अपने आप चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। आप लोग छोटे बच्चे नहीं है, मैच्योर बच्चे हैं, आपको पढ़ना ही होगा, बिना पढ़े तो कुछ हासिल ही नहीं होगा। एक बात यहां से और समझाना चाह रहा था मैं आपको। देखिए यार, एक वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट्री, अभी समझा। एक वर्ड होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री को हम संपूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण कहते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री को हम पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण कहते हैं। ये मान लीजिए कोई एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों ऐसा एंगल, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। मान लीजिए अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो मैं आपसे पूछूं कि यार इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, तो इसका मतलब एक ऐसा एंगल बताओ जो जिसको 40 में जोड़ते ही जोड़ 90 आ जाए। तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे सर 50 डिग्री। एक बच्चा कह रहा है कि क्लास एंड हो गया क्या सर? अब एक ढक्कन, क्लास तो लगातार चली, तेरा इंटरनेट एंड हो गया। अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कर लें, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ये देसी तरीका है भारत का। मैं कहूं कि जी एक एंगल 30 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? सीधी सी बात है, 90 में से 30 गया 60, यानी ऐसा एंगल जिसको इसमें जोड़ते ही 90 बन जाए। तो अगर एक एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा मेरे बच्चे 90 माइनस थीटा। उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा मेरे बच्चों क्या होगा? 90 माइनस थीटा। क्या होगा मेरे शेरों? 90 माइनस थीटा, है ना। ऐसे ही अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, मतलब ऐसा एंगल, ऐसी वैल्यू बताओ जिसको 30 में जोड़ते ही सप्लीमेंट्री बन जाए, यानी जोड़ 180 डिग्री आ जाए। बताओ जी। तो आप कहेंगे सर 30 है तो ये 150 ले लो, क्योंकि 180 में से 30 गया 150 बचा, यानी 150 डिग्री आपका आंसर होगा। तो ऐसे ही अगर कोई एंगल थीटा है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। मन ही मन में लिखें। अगर कोई आपसे पूछ ले इस बात को कि सर आप ये बताइए ए कोई एंगल है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो डायरेक्ट जल्दी जल्दी लिख रहे हैं 90 माइनस ए, और इसका सर सप्लीमेंट्री क्या होगा? 180 माइनस ए। 90 माइनस ए, 180 माइनस ए। मैं कहूं यार कोई एंगल है बी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस बी। सप्लीमेंट्री क्या होगा जी? 180 माइनस बी। कोई कहे जी कोई एंगल है 2b, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस 2b। सप्लीमेंट्री क्या होगा? 180 माइनस 2b। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, हाँ है ना। तो आप मेरी बात समझ पाए होंगे। अभी एक चीज मैं आपसे और यहां जानना चाहता हूं मेरे बच्चों, कि किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री निकाल दिया और सप्लीमेंट्री निकाल दिया आपने। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री मतलब एस से डिनोट करूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होगा दोनों का, तो जब दोनों को जोड़ोगे तो 90 माइनस थीटा है मेरे बेटे, और ये 180 माइनस थीटा, जोड़ोगे तो आएगा 270 माइनस थीटा। यानी आप ये याद रखेंगे कि किसी एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का सम हमेशा ही 270 माइनस 2 थीटा होता है ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि सप्लीमेंट्री एंगल
और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस बता दो क्या होगा भाई। सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस बता दो क्या होगा, बेहद आसान है। तो सप्लीमेंट्री एंगल है जी 180 माइनस थीटा, है ना। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है जी 90 माइनस थीटा। यानी अगर कोई एंगल थीटा है उसका सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री लिखें तो मेरे प्यारे बच्चों 180 माइनस थीटा माइनस 90 और प्लस थीटा। तब आप देखेंगे कमाल की बात, थीटा से थीटा उड़ जाएगा, 180 में 90 के 90। बहुत बार ऐसा उल्लू बनाया हुआ है बच्चों को, सवाल में कह देगा कोई एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस बता दो, तो याद रखिएगा 90 डिग्री आंसर हो, है ना। अगर दोनों का सम पूछ ले तो 270 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ दैट एंगल हो। मेरी बात समझ पाए? अब शायद हमें इस सवाल पे आना चाहिए, आ जाइए। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है जी यदि कोई कोण इसके पूरक कोण का 4 गुना, इफ वन ऑफ एंगल इज 4 टाइम ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब कोई एंगल है थीटा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो कहानी ये कह रहा है भैया ये जो एंगल है ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के 4 गुने के बराबर है। यही कह रहा है ना मेरे बेटे, ये कुछ और कह रहा है। इफ वन ऑफ एंगल इज 4 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द अदर एंगल, यहां गलत लिख रहा है, इफ वन ऑफ एंगल इज 4 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ, ये गलत है। लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्ट गलत कर रखी है। इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये होगा कि कोई एंगल अपने एंगल का 4 टाइम्स है, ऐसे कहना चाहिए इसको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये थीटा हो गया, ये 360 आया, माइनस 4 थीटा हुआ, 4 थीटा इधर लाएंगे 5 थीटा हो जाएगा, बराबर 360 डिग्री आया। काटेंगे तो भाई 5 से काटेंगे, 5 साते 35 हो गया मेरे बच्चे, 5 दूनी 10, थीटा की वैल्यू आ गई 72 डिग्री। अब आपसे पूछा क्या वो चेक कर लेते हैं, फाइंड द एंगल। तो कहता है वो एंगल क्या होगा, तो आंसर होगा 72 डिग्री, 18 नहीं 72 डिग्री। क्योंकि मेरे बच्चों 72 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो 90 में 72 गया 18, तो 18 को 4 से गुना करेंगे तो आ गया ना बराबर, ये तो पूछ रहा है ना। 72 आंसर होगा ना कि 80। करिए, कह रहा वन एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 45, फाइंड द अदर। यानी दो एंगल का सम 90 डिग्री है, एक एंगल 45 है, तो दूसरा भी मेरे बच्चे क्या हो जाएगा 45 डिग्री। कोई दिक्कत है बच्चे यहां तक? नहीं। आई, इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दिस एंड दिस फाइंड 5x। करिए जी सो।
आइए मेरे बच्चे, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो 7x प्लस 58 प्लस 16x प्लस 53, कह रहा जी दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो मेरे बेटे जोड़ेंगे तो देखो 16 और 7 हो गया, 7 6 13, 23x, 58 और 53 को जोड़ेंगे, 8 3 11, 5 5 10 और 1 11, 111 उधर ले जाके घटाएंगे, ये आएगा 69। तो x की वैल्यू आएगी 3 डिग्री। अब आपसे शायद पूछा हुआ 5x की वैल्यू बताइए, तो 5x पूछा हुआ है, तो 5 इंटू 3x की वैल्यू 3, मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 15 डिग्री। दैट इज योर 15 डिग्री मेरे बच्चों आपका सही उत्तर। करिए जी। देखिए जी शेरों, आइए मेरे बेटे, कहता रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर 11:90। कहता दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, उनका सम है 11, ना सॉरी, उनका रेशियो 11:90। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिनका सम 90 डिग्री हो, यानी 90 डिग्री को आप 11:19 के रेशियो में बांटते हैं। नहीं पल्ले पड़ता है तो आप ऐसे कर लें कि 11x मान ले, एक को 19x मान ले, दोनों का सम करेंगे तो आएगा 30x, और ये इक्वल होगा 90 डिग्री के, तो x की वैल्यू आएगी 3 डिग्री। अब मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू 3 डिग्री है, तो 11x की वैल्यू 33 डिग्री और 19x की वैल्यू 19 थी 57 डिग्री, 57 डिग्री। दैट इज योर आंसर। हाँ है ना, करिए जी। सर कहाँ पे हो? देखिए मेरे प्यारे बच्चे, बेहद आसान चीजें समझने का प्रयास करिए। कह रहा एंगल Q1 एंड Q2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पहली बात तो ये कि Q1 और Q2 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब Q1 प्लस Q2 की जो वैल्यू कहना चाह रहा है उस सवाल में वो 90 डिग्री है। आगे कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यहाँ फुल स्टॉप है। कहता है Q1 अपने संपूरक कोण का 9/11 गुना है। Q1 इज 9/11 टाइम्स ऑफ इट सप्लीमेंट्री एंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों एक एंगल है Q1, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा। तो आप कहेंगे इसका सप्लीमेंट्री होगा सर 180 माइनस Q1। कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, Q1 अगर कोई एंगल है तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा 180 माइनस Q1। और सवाल में कह रहा है क्या कि Q1 जो एंगल है वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल का यानी इसका 9/11 टाइम्स है। एक बार पढ़िए जरा, यही लैंग्वेज है कि कुछ और है? बिल्कुल सही। अब समझते हैं, जरा कोशिश करेंगे। 11 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 11 Q1 आ जाएगा मेरे बेटे। 9 से करेंगे तो 9 इंटू 180 आ जाएगा और माइनस 9 Q1 आ जाएगा। अब 9 Q1 इधर आएगा 20 हो जाएगा, 9 और 11 20 Q1। अब 9 इंटू 180,
20 से काटोगे 20 निम में 180 9 में 81, यानी Q1 की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 81 डिग्री। अब आप खुद सोचिए ये 81 है तो इसकी वैल्यू आपको चाहिए ताकि जो 90 डिग्री हो जाए तो क्या लेना चाहिए, आप कहेंगे सर 9 डिग्री, तो Q2 जो एंगल होगा उसकी वैल्यू होगी 9 डिग्री। कितनी मेरे बेटे, 9 डिग्री। इसको छोड़ दीजिए, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा रेडियन डिग्री। देखिए जिन बच्चों को आता है वो समझ लीजिए कि जिनको आता है सिर्फ वही कहता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए। 37 डिग्री 49 मिनट 13 सेकंड का कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, तो सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हो, 37 डिग्री 49 मिनट 13 सेकंड, तो 90 को लिख सकते हैं क्या 89 डिग्री, बचा 1 डिग्री को लिख देंगे 60 मिनट, 60 की जगह 59 मिनट, और 1 मिनट को लिख देंगे 60 सेकंड। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 60 में से 13 गया 47 बचा, 59 में 49 गया 10 बचा, 9 से 9 में 7 गया 2, 8 में 3 गया 5, तो 52 डिग्री 10 मिनट 47 सेकंड। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा ये क्या बताया, बेसिकली ये एंगल मेजर करने की एक यूनिट होती है, ठीक है, और वहां डिग्री को हम ब्रेक करते हैं मिनट सेकंड में। तो आपने नहीं पढ़ा अभी, आप भूल जाइए, जिन्होंने कभी पढ़ा है वही जानते होंगे, जब आपकी बारी आएगी तब इस चीज को पढ़ाऊंगा। अब बताइए, कहता है ए और बी लीनियर पेयर एंगल है। लीनियर पेयर एंगल का मतलब हुआ कि ए प्लस बी इज ऑनलाइन, इज ऑन ए लाइन, मतलब 180 डिग्री। और कहता है बी अपने संपूरक कोण के, बी अपने संपूरक कोण के, बी इज 24 डिग्री मोर देन 1/5 ऑफ इट सप्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले बताइए बी का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर बी का सप्लीमेंट्री होगा 180 माइनस बी। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बी एंगल है ये अपने सप्लीमेंट्री एंगल के 1/5 से 24 डिग्री बढ़ा, 1/5 से 24 डिग्री बढ़ा। एक बार लैंग्वेज चेक करिए, यही है कि कुछ और सेंस दे रही है। आइए जी, सोल्व करना बेहद आसान है। 5 को बी से गुना करेंगे 5 भी आ जाएगा, 5 को इधर भी कर दीजिए इधर भी, तो ये 180 माइनस बी, और 24 को 5 से किया, 24 5 120 डिग्री। अब देखिए जी, ये बी इधर आएगा प्लस का तो 6 भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 300, बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 50, और बी की वैल्यू 50 है मेरे बेटे, तो ए की बताइए क्या रखें कि 180 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 130 डिग्री, तो ए की वैल्यू होगी आपकी 130 डिग्री। और पूछा है ए के आधे का पूरक कोण ज्ञात करें, तो मेरे प्यारे बच्चों ए क्या है 130, इसका आधा कितना हुआ 65 डिग्री। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 65 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए क्या होगा, तो इसका ए के आधे का पूरक कोण ज्ञात करें, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो 65 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, मतलब 65 में क्या ऐड करें कि 90 बन जाए, तो आंसर होगा 25 डिग्री। 25 डिग्री आपका सही उत्तर होगा मेरे बच्चे, 25 डिग्री, 25 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर, नथिंग एल्स, 25 डिग्री, 25 डिग्री मेरे बच्चे आपका सही उत्तर होगा। कहता राकेश ने 45 डिग्री की जगह मैंने का कोण बना दिया उसका, इसको छोड़ दीजिए, रेडियन डिग्री को बाद में बता दूंगा। कहता है सप्लीमेंट्री एंगल का रेशियो है 14:22। मान लीजिए कि ये एंगल है 14x तो ये है 22x, दोनों का सम कर रहे होंगे तो 14x जमा 22x, ये जोड़ आ जाएगा और ये होगा 180 डिग्री के इक्वल। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए, आंसर आ गया, है ना। करिए जी इस क्वेश्चन को।
देखिए मेरे बच्चे, आई होप कि आप सबको समझ आ रही होंगी चीजें। कह रहा Q1 और Q2 दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, मीन्स Q1 प्लस Q2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो देयर सम इज 180 डिग्री। और आगे कह रहा है सप्लीमेंट्री एंगल Q2 इज 3/7 टाइम ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। Q2 अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, तो Q2 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होना मेरे बच्चे, 90 माइनस Q2। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि Q2 अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की 3/7 टाइम्स के इक्वल है। Q2 इज 3/7 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो Q2 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा मेरे बच्चे, 90 माइनस Q2। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझे कि नहीं? अब समझिए भैया, 7 से करेंगे 7Q2, ये 3 × 90 हो जाएगा, -3Q2 हो जाएगा। इधर आएगा 10Q2 हो जाएगा, 3 × 90 हो जाएगा मेरे बच्चे। 0 से 0 गया तो Q2 की वैल्यू आ गई 27, होती है 27 डिग्री। तो Q2 आ गया 27 डिग्री। अब मेरे बच्चे हमें Q1 चाहिए और दोनों का सम 180, तो ये आ जाएगा 153 डिग्री। 153 डिग्री आए ना। करिए मेरे बच्चे इस एंगल को, सवाल को। आइए मेरे बच्चे, कहता है Q1 और Q2 ये दोनों ही एंगल सप्लीमेंट्री, माने दोनों ही एंगल का सम कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 180 डिग्री। Q1 एंड Q2 बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल, 180 डिग्री। कहता है Q2 इज 46:2/3 डिग्री ग्रेटर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो Q2 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस Q2, है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि Q2 जो है वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, यानी इससे 46 सही 2/3 डिग्री बड़ा, यानी ये इसमें ऐड कर देंगे तो Q2 के इक्वल आ जाएगा, ऐसा वो क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए मेरे बच्चे, सोल्व करेंगे, Q2 इधर ले आएंगे क्योंकि अब ब्रैकेट का तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा, है ना। तो Q2 इधर आएगा तो ट्वाइस ऑफ Q2 आ जाएगा, और ये आएगा 90 + 46:2/3 डिग्री। अब देखिए, जिनको आता है ठीक, नहीं आता गोली मार देना। कैसे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 45, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा कितना भैया, 23, और यहाँ आ जाएगा 1/3। अब ये समझ नहीं आता कि आपको आता है कि नहीं आता, चलो समझा देता हूँ इसको। देखिए यार, एक बात समझिएगा, अगर मैं 5:3/8 लिख रहा हूँ या 3/11 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब होता है 5 + 3/11, है ना। तो ऐसे ही मेरे बेटे, इस 46:2/3 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 46 + 2/3। क्लियर है। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हम सबको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो ये काटेंगे खत्म, 2 से काटा 45, 2 से काटा 23, और 2 से कटा 2। तो Q2 की जो वैल्यू है, 45 और 23 हो गया, 3 5 8, 4 2 6, 68 + 1/3, यानी Q2 की जो वैल्यू है वो आएगी मेरे बच्चे 68:1/3 डिग्री, हाँ है ना। Q2 की वैल्यू है 68:1/3 डिग्री, पक्का जी।
Q1 की वैल्यू अब हमें पूछिए। तो 180 में से 68:1/3 डिग्री माइनस करना है, बहुतों को नहीं आता होगा, समझाता हूं। 180 में से 68 सही 1/3 घटाना है। कैसे घटाएं? आज शाम को परसेंटेज की क्लास होगी, वहां इस बात को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे घटाते हैं। तो 68 की जगह आप 69 घटा लो, तो 180 में से 69 घटाएंगे 111 आएगा, 11 आएगा, 111। और 3 में से 1 घटाएंगे 2/3। ऐसा क्यों होता है शाम को परसेंटेज की क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 111 सही 2/3। और यही से उसने शायद आपसे सवाल में पूछा है। तो 111:2/3 डिग्री। ठीक है जी। एक छोटा सा क्वेश्चन शायद और रह गया। हाँ, बस ये रह गया। अब कह रहे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। कह रहा है अगर x की वैल्यू 15 डिग्री लेते हैं तो क्या ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होगी। चेक कर लेते हैं। 15 इंटू 4 15 चौको 60 और 10 70 और 15 5 20 हो जाएंगे दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों का सम 90 डिग्री हो गया, बिल्कुल सही है। दोनों का सम 90 हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड पे आते हैं। कह रहा जी इफ y इक्वल टू 14 डिग्री, क्या ये सप्लीमेंट्री है। चेक कर लेते हैं। y की वैल्यू 14 रखेंगे, 14 5 70 और 2 72 और यहाँ 14 7 98 98 और 10 108। आप देख रहे हैं इन दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री आ गया, मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी जस्टिफाई है। यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, एब्सोल्यूट ट्रू। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको कुछ बेसिक जानकारी देने की कोशिश की है। शुरुआत में मैंने कुछ चीजें समझाई कॉन्सेप्चुअली, उसके बाद मेरा सारा मोटो इस तरफ चला गया कि मैं कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में आपको डिफरेंस कराना सिखा दूं। उम्मीद है आपको आई होंगी बातें समझ में, कुछ कुछ तो पल्ले पड़ा ही होगा। आप कोशिश करिए दोबारा से समझने की। इस क्लास के बाद दोबारा से क्लास को देखिए, रिकॉर्डेड वर्जन हो जाएगा अब आपके ऐप में। ये एक बार देखिए, साफ सुंदर से नोट्स बनाइए, प्रेम प्यार से चीजों को लिखिए। इसकी पीडीएफ अभी डाउनलोड हो जाएगी ना पीयूष, अभी डाउनलोड हो जाएगी जो नोट्स वाला सेक्शन है उसमें, तो आप वहां से पढ़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को नमस्कार। हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग।